वो एक वीरान आइलैंड पर थी, सांसें फूली हुई, कदम लड़खड़ाते हुए, चेहरे पर खौफ। वो जान बचाने के लिए जंगल में भाग रही थी। उसके पीछे कुछ नकाबपोश लोग थे। वो उस लड़की को मारना चाहते थे। भागते भागते वो पहाड़ के कोने पर पहुंच जाती है। सामने मौत थी और नीचे गहरा समंदर। और फिर उसने समंदर का इंतखाब किया। तकरीबन $8 मिलियन में एक आइलैंड खरीदा जाता है। 75 एकड़ पर फैला हुआ यह आइलैंड बाहर से देखने वाला इस जगह को जन्नत कहता था। नीला समंदर, वाइट रेत वाला साहिल, चारों तरफ ग्रीनरी। जजीरे के बीचों बीच एक लग्जरी बंगला, 5 स्टार होटल, लग्जरी फार्म हाउस, एतराफ में महंगे गेस्ट विलास, 2 बड़े स्विमिंग पूल, जिम और एक हेलीपैड। हर चीज ऐसी थी कि देखने वाले की आंखें वहीं रुक जाएं। मगर इस लग्जरी लाइफ के पीछे था खौफ, सच और काला धन। इस आइलैंड पर 12 से 17 साल की कम उम्र लड़कियों की स्मगलिंग की जाती थी। उन्हें दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में लाया जाता और फिर दरिंदगी का निशाना बनाया जाता। यहाँ से भागना नामुमकिन था। इससे अगली बात और भी चौंका देने वाली थी। वो ये कि यहाँ दुनिया भर के अमीर तरीन लोग, अरबपति बिजनेसमैन, ताकतवर सियासतदान और मशहूर सेलिब्रिटीज, बर्तानिया के प्रिंस एंड्रयू और ना जाने कितने सियासतदान और बिलियनियर्स के लिए ये अयाशी का अड्डा था। उनके लिए यहाँ स्पेशल पार्टीज अरेंज की जाती थी। आखिर इस आइलैंड का मालिक कौन था? वो अंडर एज लड़कियों को क्यों और किस तरह फंसाता? आज की क्राइम स्टोरी में हम आपको अमेरिका की बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज, ताकतवर तरीन लोग और सियासतदानों के काले चेहरों को बेनकाब करेंगे, जो इस मकरू धंधों में मुलव्विस थे और आज अमेरिकन पब्लिक उनको सजाएं देने का मुतालबा क्यों कर रही है। ये कहानी क्या है? चलें शुरू करते हैं। जन 1953 न्यूयॉर्क सिटी के ब्रुकलिन में एक पुरानी सी बिल्डिंग के फ्लैट में एक बच्चा पैदा हुआ जिसका नाम था जेफरी एप्स्टीन। उस वक्त किसी ने नहीं सोचा था कि यही नाम एक दिन दुनिया के ताकतवर तरीन लोगों को बेचैन कर देगा, उनका जीना मुहाल कर देगा। किसी को अंदाजा नहीं था कि अमेरिका का एक मुंतखब होने वाला सदर अपनी पॉलिटिकल एक्टिविटी में इसी के नाम को कैश करेगा और तख्त पर बराजमान होगा। अमेरिका की बड़ी बड़ी इंटेलिजेंस एजेंसीज एक दिन इसी के राज फाश करने से घबराएंगी। उस वक्त कोई नहीं जानता था कि जो ताकतें दुनिया को कंट्रोल करती हैं, एप्स्टीन उन्हें कंट्रोल करेगा। जेफरी के वालिद सिम्योर जॉर्ज एप्स्टीन न्यूयॉर्क सिटी के डिपार्टमेंट ऑफ पार्क्स एंड रिक्रिएशन में एक मामूली से माली थे। दिन भर जमीन की देखभाल, दरख्तों को पानी और शाम को घर की तरफ वापसी। माँ पॉलैन स्टोलोफस्की एक स्कूल में बच्चों की देखभाल करती थी और साथ साथ एक घरेलू खातून भी थी। एप्स्टीन का बचपन किसी अमीर महल या हवेली में नहीं गुजरा। वो अपने छोटे भाई मार्क के साथ ब्रुकलिन के इलाके सी गेट नामी एक गेटेड कम्युनिटी में पला बड़ा। घर वाले उसे प्यार से बियर कहते थे। पड़ोसी और खानदान वाले उसे क्वाइट एंड हम्बल लड़का कहते थे। एप्स्टीन बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर थोड़ी बहुत पॉकेट मनी जमा कर लेता था। वो दूसरे लड़कों से बिल्कुल मुख्तलिफ था, ज़हीन था। खास तौर पर मैथ्स में उसको कमांड हासिल थी। जेफरी के दोस्त बताते थे कि जेफरी अक्सर क्लास में फर्स्ट आता था, एक स्वीट, इंटेलिजेंट और खामोश सा लड़का। मगर सवाल ये है कि अचानक उसकी जिंदगी में ऐसा कौन सा तूफान आया जिसने एप्स्टीन के अंदर की सारी अच्छाइयों को खत्म कर दिया। वो सिर्फ 14 साल का था जब एक नेशनल आर्ट्स म्यूजिक कैंप में शिरकत की और वहां एक अनबिलीवेबल स्टाइल में उसकी उंगलियां पियानो की चाबियों पर चलने लगी। जेफरी सिर्फ 5 साल की उम्र से पियानो बजा रहा था। वो इतना खूबसूरत पियानो बजाता था कि सुनने वाले दीवाने हो जाते थे। कैंप में मौजूद फैमिलीज, बच्चे बड़े, खास तौर पर लड़के और लड़कियां आहिस्ता आहिस्ता उसे चारों तरफ से घेर लेते। मौसीकी का सहर, मौसीकी का जादू उनके दिलों और जहनों पर नक्श हो जाता। जो एक बार सुन लेता वो उसकी मौसीकी का दीवाना हो जाता। और फिर यही वो लम्हा था जहां उसने पहली बार सीखा कि लोगों को अपनी तरफ माइल कैसे किया जाता है, और शायद अगर मैं कहूँ कि कंट्रोल कैसे किया जाता है तो गलत नहीं होगा। अब जेफरी बाकायदा बुक रीडिंग करने लगा, न्यूज़पेपर्स, रिसर्च आर्टिकल। मगर वो ये सब नॉलेज के लिए नहीं पढ़ रहा था,
उसके दिमाग में कुछ और चल रहा था। मैथमेटिकल फिजियोलॉजी पढ़नी शुरू की, जहां मैथ्स के साथ ह्यूमन ब्रेन सिस्टम को समझा जाता है। इंसानी दिमाग कैसे काम करता है, वो सोचता कैसे है और सबसे बढ़कर उसे कंट्रोल कैसे किया जाता है। आहिस्ता आहिस्ता यही वो पॉइंट था जहां उसकी सोच बदल गई। वो अब इक्वेशन नहीं बल्कि माइंड सॉल्व कर रहा था। यहीं से एक खामोश लड़के की कहानी खत्म होती है और एक खतरनाक माइंडसेट रखने वाले शख्स की कहानी शुरू होती है। Virginia Giuffre, the most prominent victim of the late convicted pedophile Jeffrey Epstein, took her own life on Thursday. Us Epstein survivors have been discussing creating our own list. We know the names. Many of us were abused by them. Now, together as survivors, we will confidentially compile the names we all know. Epstein said when Trump and his wife divorced, Ivana, he said, I inherited Trump and Ghislaine inherited Ivana. And so you'll see Ivana at the house a lot and you'll see Trump at the offices, but the twain will never cross. They'll never meet. उसने एक स्कूल में पढ़ाना शुरू कर दिया, मगर जल्द ही वाज़ेह हो गया कि वो क्लासरूम में पढ़ाने से ज्यादा क्लासरूम के बाहर की दुनिया में दिलचस्पी रखता था। उसने आहिस्ता आहिस्ता स्टूडेंट्स के जहन में फ्रेंडली टीचर का इमेज बना लिया। स्टूडेंट्स उसे अपनी पार्टीज में बुलाने लगे, दिल की बातें शेयर करने लगे, मगर वो सबके साथ एक जैसा नहीं था। उसकी तवज्जो खास तौर पर फीमेल स्टूडेंट्स पर टिकने लगी। हद से ज्यादा तवज्जो, फ्लर्टिंग और एक ऐसी अटैचमेंट जिसकी एक उस्ताद को इजाजत नहीं होती। फिर अचानक एक दिन स्कूल मैनेजमेंट ने एप्स्टीन को निकाल दिया। वजह, लड़कियों के साथ जरूरत से ज्यादा वक्त गुजारना। और ये स्कूल था न्यूयॉर्क का एलीट इदारा, डेल्टन स्कूल। डेल्टन में न्यूयॉर्क के अमीर और ताकतवर लोगों के बच्चे पढ़ते थे। उन्हीं में एक नाम था एलन ग्रीनबर्ग, जो कि सीईओ था बैरन स्टर्न्स का। उसकी मुलाकात से पहले ये समझना जरूरी है कि बेयर स्टर्न्स है क्या। बेयर स्टर्न्स एक अमेरिकन इन्वेस्टमेंट बैंक जो वॉल स्ट्रीट एरिया में इंतहाई ताकतवर समझा जाता था। ये बैंक बिलियनियर्स के पैसों को स्टॉक, ऑप्शंस और फंड स्कीम्स में लगाता था। दौलत बचाने और टैक्स कम करने के तरीके बताता था। आम आदमी के लिए इस बैंक तक पहुंचना तकरीबन नामुमकिन था। एप्स्टीन बड़े बड़े लोगों के साथ मीटिंग करने के बाद उनके काले पैसों को वाइट करने लगा और इस काले सफेद के धंधे में ऐसे लोगों से भी मुलाकातें हुई जहां बिजनेस, इंटेलिजेंस और सियासत आपस में मिल जाती है। कानून के रखवाले ही कानून की धज्जियां बिखेरते चले गए। यहीं से एप्स्टीन एक आम उस्ताद से ताकतवर नेटवर्क का हिस्सा बन गया। यहाँ एप्स्टीन की मुलाकात एलन ग्रीनबर्ग से होना कोई इत्तेफाक नहीं थी। डेल्टन स्कूल में वॉल स्ट्रीट के बड़े बड़े लोगों के बच्चे पढ़ते थे, जिनमें ग्रीनबर्ग के बच्चे भी तालीम हासिल करते थे। एप्स्टीन ने खुद को उनके सामने एक ज़हीन और काबिले एतमाद उस्ताद के तौर पर पेश किया और वालिदैन से ताल्लुकात बनाए। जब वो स्कूल से निकाला गया तो यही ताल्लुकात उसके काम आए। हुआ कुछ यूं कि बगैर किसी फाइनेंस के तजर्बे के वो बैरन स्टर्न्स जैसी ताकतवर बैंक तक पहुंच गया। यही वो मोड़ था जहां एप्स्टीन ने सीखा ताकत की रसाई काबिलियत से नहीं, बड़े लोगों के एक्सेस से बनती है। जब ग्रीनबर्ग को मालूम हुआ कि एप्स्टीन की नौकरी चली गई है तो उसने एप्स्टीन को जॉब ऑफर कर दी। ये गैर मामूली कदम था, मगर यही कदम एप्स्टीन के लिए जिंदगी बदल देने वाला साबित हुआ। एक स्कूल टीचर अचानक एक एलीट फाइनेंशियल वर्ल्ड में दाखिल हो जाता है। ना तजुर्बा, ना कोई क्वालिफिकेशन। ये सुनकर अजीब लगा ना? चले एक और बात बताती हूँ आपको। जेम्स गोल्डस्मिथ का नाम तो सुना होगा। जी हाँ, वही जेम्स गोल्डस्मिथ जो जमाइमा के वालिद और इमरान खान के साबिक ससुर थे। तहकीकी रिपोर्ट्स के मुताबिक गोल्डस्मिथ के इसराइली इंटेलिजेंस एजेंसियों से करीबी ताल्लुकात थे। यही वो लम्हा था जब एप्स्टीन इसराइली इंटेलिजेंस के रडार पर आया। और फिर क्या था, एप्स्टीन एक के बाद एक गलतियां करता रहा, मगर हैरत अंगेज तौर पर उसकी तरक्की नहीं रुकी। वो मशकूक बनता गया, लेकिन ताकतवर भी होता गया। बेयर स्टर्न्स की कम्युनिटी में ये बात मशहूर हो चुकी थी कि एप्स्टीन को अमीर लोगों के साथ डील करना आता है। वो जानता था कि पैसों को कैसे छुपाया जाता है, कैसे मूव किया जाता है और कानून के अंदर रहते हुए कानून को कैसे चकमा दिया जाता है। 1981 में एप्स्टीन को मनी लॉन्ड्रिंग और फाइनेंशियल फ्रॉड की बुनियाद पर बेयर स्टर्न्स से निकाल दिया गया और इसी टर्मिनेशन की वजह से उसकी जिंदगी में एक नया ट्विस्ट आया। एप्स्टीन अब मुलाजमत करके थक चुका था, ताल्लुकात बन चुके थे, बस उसे एक मौका चाहिए था। उसने फाइनेंशियल कंसल्टेंसी फर्म कायम की। कागजों में कंसल्टेंसी, हकीकत में एक नाकाम। वो अमीर लोगों के लिए फाइनेंशियल रिकवरी करता था। सादा लफ्जों में अदालत, पुलिस और कानूनी झमेलों से बचते हुए पैसा एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना।
ये खेल एप्स्टीन के अलावा कोई नहीं खेल सकता था। मनी लॉन्ड्रिंग और मिलियंस एंड बिलियंस इधर उधर करना तो उसके बाएं हाथ का खेल था। 1980 में जब ईरान इराक वॉर जारी थी, एप्स्टीन वेपन स्मगलिंग ऑपरेशन का हिस्सा बना। मिडिल ईस्ट में उसका आना जाना मामूल बन गया था। एक और हैरानकुन बात बताऊं आपको, एप्स्टीन कभी भी अपने असल पासपोर्ट पर सऊदी अरब नहीं गया। उसके हैंडलर्स कोई रिस्क नहीं लेना चाहते थे, इसीलिए हर सफर पर फेक पासपोर्ट होता था। तस्वीर एप्स्टीन की ही होती थी मगर नाम जाली और कौमियत ऑस्ट्रियन थी। $1998 पैसा आने के बाद एप्स्टीन ने कई घर खरीदे और एक पूरा जजीरा भी। यहाँ से अंडरएज लड़कियों की दुनिया भर में स्मगलिंग शुरू हुई। इंसानी स्मगलिंग हो या सेक्स ट्रैफिकिंग, दोनों में एक चीज कॉमन है। पहले मजबूर लोगों की निशानदेही, फिर उसी मजबूरी को हथियार बनाना, गुर्बत, टूटा हुआ घर, जिम्मेदारियों का बोझ। एप्स्टीन कभी मॉडलिंग के ख्वाब दिखाता, कभी बड़े ब्रांड्स का झांसा देता, कभी पैसे का। I know this guy, there's an opportunity actually, if you want to become a real massage therapist, we can get you trained, you can come for the interview tonight, and if he likes you, then you'll be a real masseuse. And you'll get to see the world, and you'll get paid $200 per massage, and no alarm bells went off because it was this proper English lady who just looked so nice. वक्त के साथ लड़कियों की जहन साजी की जाती, उन्हें बताया जाता इस दुनिया में तुम्हारा कोई नहीं है एप्स्टीन के सिवा। ये धंधा एक खतरनाक शक्ल इख्तियार कर चुका था। विक्टिम्स को मजीद विक्टिम्स लाने पर मजबूर किया गया। जितनी कम उम्र उतना ज्यादा पैसा। ड्रग्स, अल्कोहल और अंडरएज लड़कियां, ये एप्स्टीन की लत भी थी और उसका कारोबार भी। I was 16. I was 16. I started going to him when I was like 14, 15, 14 turning 15. If you think at 14, $200, that's a lot of money at 14 years old. I mean, that's a lot of money now. फ्लोरिडा, मार्च 2005। पाम बीच की एक 14 साल लड़की अपने वालिदैन के साथ पुलिस स्टेशन पहुंची। आवाज कांप रही थी, आंखों में खौफ था। लड़की ने पुलिस को बताया कि मुझे एप्स्टीन के लोगों ने काम और अच्छे पैसों की लालच दी और कहा सिर्फ आने वाले मेहमानों का मसाज करना है। ये कहानी तो मसाज से शुरू हुई और एक भयानक हकीकत पर खत्म हुई। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की। एक नाम से दूसरा नाम, फिर तीसरा नाम, फिर चौथा नाम। ये नामों की एक कड़ी की तरह थी जो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। चंद ही महीनों में 35 विक्टिम्स के नाम सामने आ गए। उन सबको हनी ट्रैप या फिर काम का झांसा देकर फंसाया गया था और उन्हें इस आइलैंड पर ह्यूमन ट्रैफिकिंग के जरिए लाया गया था। My first trip to the Palm Beach residence, I drove there from the airport with Ghislaine Maxwell, and Jeffrey and Ghislaine were always very boastful about their friends, their famous or powerful friends, and his biggest brag forever was that he was very good friends with Donald Trump. He had an 8x10 framed picture of him on his desk with the two of them. Like, they were very close. मई 2006 तक ये एक मजबूत केस बन चुका था और जुलाई 2006 में FBI की एंट्री हुई। इस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन लीप ईयर। 36 नाबालिग विक्टिम्स, दर्जनों गवाह, इंटरनेशनल सेक्स ट्रैफिकिंग के इल्जामात लगाए गए। ऐसा लग रहा था कि अब एप्स्टीन का बचकर निकलना नामुमकिन है। जिस लोकेशन पर अंडरएज लड़कियों को कैद किया गया था उनके नाम थे पाम बीच मेंशन, न्यूयॉर्क टाउन हाउस, जोरो रांच और बदनामे जमाना लिटिल सेंट जेम्स आइलैंड। लिटिल सेंट जेम्स आइलैंड $8 मिलियन का जजीरा, बाहर से जन्नत, अंदर से जहन्नुम, सुनहरी गुंबद वाला कमरा, जेरे जमीन सुरंगे और इस जजीरे पर थी लड़कियों की चीखें जो कभी सुनाई नहीं दी। अब सवाल ये था, आखिर वो कौन लोग थे जिनके लिए एप्स्टीन ये सब कर रहा था? कौन लोग थे जो इस जजीरे पर अपनी अयाशियों के लिए आते थे? और यही सवाल हमें एप्स्टीन की क्लाइंट लिस्ट तक ले जाता है। एप्स्टीन की क्लाइंट लिस्ट में वो लोग थे जो एप्स्टीन के प्राइवेट जेट्स और लिटिल सेंट जेम्स आइलैंड तक रसाई रखते थे या एप्स्टीन के साथ करीबी मेल जोल में रहे। उन नामों में साबिक अमरीकी सदर बिल क्लिंटन, डोनाल्ड ट्रंप, बरतानवी शाही खानदान के प्रिंस एंड्रयू, इसराइल के साबिक वजीर आजम एहूद बराक, बिल गेट्स और माइकल जैक्सन। आजकल सबसे ज्यादा व्हाइट हाउस में बैठने वाले डोनाल्ड ट्रंप पर सवालात उठ रहे हैं। उनके अपने वोटर्स और सपोर्टर्स उन्हें धोखेबाज और झूठा करार दे रहे हैं। मगर क्यों, इसकी वजह भी आपको बताती हूँ। एलॉन मस्क ने एक ट्वीट किया कि ट्रंप का नाम एप्स्टीन फाइल्स में मौजूद है और फिर वो ट्वीट गायब हो गई। 1980 की दिहाई से ट्रंप और एप्स्टीन की दोस्ती गहरी होती गई।
एक दूसरे के बैंगलोज, ऑफिसेज, ट्रम्प प्लाजा, होटल, तकरीबन हर पार्टी में एप्स्टीन ट्रम्प के साथ दिखाई देता। कहा जाता है कि कम से कम हफ्ते में 2 से 3 दफा बात करते। कभी एप्स्टीन दफ्तर में स्पीकर पर कॉल रखता और ट्रम्प मुख्तलिफ औरतों के बारे में मज़ाहिया और गलत बातें करता। मॉडल स्टेसी ने बताया कि जब वो एप्स्टीन के साथ थी, ट्रम्प ने उसे जबरदस्ती अपनी तरफ खींचा और नामुनासिब तौर पर छुआ। एप्स्टीन सब देख रहा था और उसे ये सब पसंद आया। एक और विक्टिम के मुताबिक जिन पार्टीज में एप्स्टीन उसे दूसरे मेहमानों के साथ ताल्लुकात पर मजबूर करता था, वहां ट्रम्प भी मौजूद था। अवामी दबाव बढ़ता गया और नवंबर 2025 में अमेरिकी कांग्रेस में एक बिल आया कि डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस 30 दिन के अंदर तमाम एप्स्टीन फाइल्स जारी करे। ये वो वक्त था जब रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेटिक्स एक ही बात पर मुत्तफिक हो गए। अमेरिकी कांग्रेस के अरकान आजादाना तौर पर वोट देते हैं, किसी पार्टी का दबाव नहीं था। फिर 19 दिसंबर को जो हुआ, उसने केस को क्लोज करने के बजाय एक नई बहस छेड़ दी। चंद हजार फाइल्स तो आई, मगर उन फाइलों को पूरी तरह डिटेक्ट किया गया था। ब्लैक मार्कर से आधी बातें छुपा दी गई थीं। उन फाइलों में ट्रम्प का नाम बार बार आया। एक ईमेल के मुताबिक ट्रम्प ने 8 बार एप्स्टीन के प्राइवेट तैयारों में सफर किया। उन फाइलों में नाम एप्स्टीन ने लिखा कि ट्रम्प को लड़कियों के बारे में इल्म था और उसने मैक्सवेल से ये सब रोकने को कहा, मगर पुलिस को इत्ला नहीं दी। उसका सीधा सा मतलब ये है कि ट्रम्प भी उस जुर्म में बराबर का शरीक था। इन फाइलों में खत भी था जिस पर एप्स्टीन के दस्तखत थे, बदनाम मुजरिम लैरी नसर के नाम, जिसमें लिखा था हम में एक चीज कॉमन है, कम उम्र लड़कियों से मोहब्बत। और यही चीज सदर ट्रम्प में भी है। फर्क बस इतना है कि हम जेल में हैं और वो सदर बन चुका है। जब ये खत लिखा गया, ट्रम्प अमेरिका का सदर था। What will be explosive is the September 3rd press conference that both of us are having with 10 Epstein victims, many who have never spoken out before. They're going to be on the steps of the Capitol. They will be telling their story, and they will be saying clearly to the American public that they want the release of the Epstein files for full closure on this matter. अमेरिका, जो दुनिया भर में पीस एग्रीमेंट, डेमोक्रेसी, फ्रीडम ऑफ स्पीच और ह्यूमन राइट्स का ढिंडोरा पीटता है, अब आहिस्ता आहिस्ता खुद बेनकाब होना शुरू हो गया है। और हाँ, डोनाल्ड ट्रम्प, वो तो खुद को नोबेल अवार्ड का हकदार समझता है। सवाल ये है कि इस मेगा स्कैंडल से इनका क्या ताल्लुक है? अरे भाई एडिटर, ट्रम्प साहब तो दुनिया के सामने एप्स्टीन फाइल को बेनकाब करने वाले थे, तो अब क्या हो गया? अब ये मत कहना कि ये सब AI है। खैर छोड़ें, इससे अगली बात सुने। ट्रम्प साहब ने अपनी पूरी सियासत ही एप्स्टीन के नाम पर खड़ी की। वो कैसे? सदर बनने से पहले टॉक शोज और तकारीर में बार बार ये वादा किया कि इलेक्शन जीतने के बाद वो एप्स्टीन की वो क्लाइंट लिस्ट सामने ले आएंगे, वो तमाम नाम जो किसी न किसी तरह इसके बेनिफिशियरी रहे और कम उम्र लड़कियों को अपनी ख्वाहिशात पूरी करने के लिए इस्तेमाल करते रहे। When reporters ask Donald Trump about Jeffrey Epstein, he often deflects or ignores the questions. But we fact-checked some of the times where he addressed those questions head-on. On July 15th, Trump was asked why his administration has not released as many files as promised. These files were made up by Comey. They were made up by Obama. They were made up by the Biden, This is false. यही वादा था जिस पर लोगों ने भारी वोट देकर उसे जिता दिया, लेकिन जीतने के बाद जज्बात ही बदल दिए। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। जब सहाफियों ने पूछा कि एप्स्टीन की क्लाइंट लिस्ट और बेनिफिशियरी के नाम कहाँ हैं, तो जवाब आया, क्या हम अभी एक ऐसे शख्स पर बात करेंगे जो मर चुका है? ये हमारा वक्त जाया करना होगा। Are you still talking about Jeffrey Epstein? This guy's been talked about for years. You're asking, we have Texas, we have this, we have all of the things. And are people still talking about this guy, this creep? ट्रम्प साहब, वक्त तो आपने अपने वोटर्स का जाया किया है, झूठे वादे करके, और अब सवालों से भाग रहे हैं। खैर, 2024 के बाद जनवरी 2025 के आगाज में एक बार फिर अवामी दबाव ने अमरीकी हुकूमत को मजबूर किया कि एप्स्टीन की खुफिया फाइलें दोबारा मंजर-ए-आम पर लाई जाएं। सोशल मीडिया, सहाफियों और मुतासरीन की मुसलसल जद्दोजहद ने केस को फिर जिंदा कर दिया, खास तौर पर उस वक्त जब ट्रम्प और एप्स्टीन की पुरानी तस्वीर वायरल हो गई, हर जगह गर्दिश करने लगी, अवाम ऑफेंड होने लगी और सवाल उठे। अगर इतने ताकतवर लोग एप्स्टीन के साथ मेल झोल रखते थे तो मुकम्मल सच क्यों छुपाया जा रहा है? यही अवामी दबाव था जिसने एप्स्टीन फाइल्स को दोबारा बहस का मरकज बनाया और ट्रम्प के गिर्द शक व शुबात दोबारा बढ़ने लगे। I am a survivor of Jeffrey Epstein. I'm a 1991 Jeffrey Epstein survivor. This is Rosa. For the first time she has ever appeared
publicly as a survivor of Jeffrey Epstein. I was abused by Jeffrey Epstein when I was 14 years old. Being a survivor is not a headline, it's our life. ये वो मोड़ था जहां एक इन्वेस्टिगेशन जर्नलिस्ट ने पूरा निजाम हिला दिया। जूली के ब्राउन। The only solace for me is that when a group of people who've experienced trauma of this kind come together united against a common enemy, there's a very special bond between us all. Marika Chartouni, Anushka DeGiorgio, and Rachel K. Benavidez sharing their stories about Epstein for the first time on television. You know, it was a big game for him, and we were the pieces of his game. And you're like, I'm just not going to say anything because that's what he told me to do. इस जर्नलिस्ट ने तमाम विक्टिम्स के बयानात लिए और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिए, जिसके बाद अमरीकी हुकूमत पर दबाव मजीद बढ़ गया। नतीजतन जुलाई 2019 में एप्स्टीन एक बार फिर गिरफ्तार हुआ। इल्जाम सीधा सेक्स ट्रैफिकिंग। मुमकिना तौर पर सजा 45 साल कैद लगाई गई थी। सबको लगा था कि अब तो कहानी अंजाम को पहुंचेगी, मगर फिर आया स्टोरी में सबसे बड़ा ट्विस्ट। 10 अगस्त 2019 न्यूयॉर्क की मेट्रोपॉलिटन करेक्शनल सेंटर, वो जेल जहां एप्स्टीन को रखा गया था। सख्त निगरानी के अहकामात थे क्योंकि अब वो महज कैदी नहीं रहा था, वो एक खतरनाक इंसान बन चुका था। रात गहरी हुई, गार्ड सो गए थे। वो कैमरा जो 24 घंटे ऑन रहता था अचानक बंद हो गया। 10 मिनट बाद दोबारा ऑन हुआ। जब गार्ड्स ने सेल खोला, फर्श पर एक लाश पड़ी थी। एप्स्टीन अपने सेल में मुर्दा पाया गया। अमेरिकन गवर्नमेंट का मौक़िफ़ आया ये खुदकुशी थी, मगर सहाफ़ियों के नज़दीक एप्स्टीन को हमेशा के लिए खामोश कर दिया गया और इस एक रात में हज़ारों राज दफन हो गए। ऐसे राज जो अगर ज़बान पर आ जाते तो बड़े बड़े सियासतदान और इंटेलिजेंस ऑफिसर सेक्सुअल असॉल्ट और ह्यूमन ट्रैफिकिंग में फंस जाते। यूं एप्स्टीन की मौत के बाद एप्स्टीन की कहानी तो मुकम्मल हुई, मगर एप्स्टीन की फाइल्स और विक्टिम के सवालात और क्लाइंट लिस्ट आज भी दुनिया के सामने क्वेश्चन मार्क है। क्या अमेरिकन पब्लिक को जस्टिस मिलेगा? कमेंट में ज़रूर बताइएगा।